हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है कि अपन सी प्रोग्राम लर्निंग सीरीज में है ना सी प्रोग्राम को कैसे डेवलप करें। प्रोग्राम डेवलपमेंट की क्या क्या फेजेज है या स्टेज है। तो आज अपन है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस, या आप ऐसे कह सकते हो फेजेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोग्राम को कैसे डेवलप करें कि माइंड में अपन को है ना क्या क्या एक्टिविटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइडेंटिफाई होने के बाद कैसे अपन डेटा का एनालिसिस करेंगे। फिर डेटा एनालिसिस के बाद में अपन क्या क्या मॉड्यूल्स या फंक्शंस डिजाइन करेंगे। फंक्शंस डिजाइन करने के लिए अपन को फिर कौन कौन से अपन डिजाइनिंग के लिए टूल्स यूज करें जो इजी वे में अपन समझ पाए। फिर सोर्स कोड का कौन सी लैंग्वेज में सिलेक्शन करें। फिर टेस्टिंग है, डिबगिंग है, ऐसे बहुत सारे इसमें ना फेजेज आएगी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये ज़रूरी है। कोई भी आप लैंग्वेजेज में कोडिंग करोगे तो कोडिंग करने से पहले थोड़ा सा अपन को है ना ये आइडिया होना चाहिए कि अपन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस की क्या क्या फेजेज है। तो इसका पूरा एक आइडिया अपन लेके चले। तो आज की अपनी जो क्लास है ये सी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। तो प्रोग्राम को अपन कैसे डेवलप करें, सबसे पहले अपन को ये आना चाहिए। तो डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या अपन प्रोसेस को यूज करेंगे, कितनी फेजेज में एक प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं अपन। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में क्या क्या है ना अपन को यूज करनी होगी स्टेप्स है। तो कोई भी अपन प्रोग्राम डेवलप करे, इफ वी वांट टू डेवलप ए प्रोग्राम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, कोई सी भी लैंग्वेजेज हो सकती है अपन प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए। सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पीएचपी है। इस तरह से अपन किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। तो वी फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड फेजेज ऑब्लिक स्टेजेज इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। कि अपन है ना कई सारे स्टेप्स में कोई कई सारे सीक्वेंस में प्रोग्राम्स को यूज करेंगे डेवलप करने के लिए ना, कई सारे फेजेज को यूज करेंगे। तो ये जो फेजेज या स्टेजेज होगी वो प्रोग्राम डेवलपमेंट की फेजेज कह सकते हैं अपन इनको। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट की क्या क्या फेजेज होती है, तो एक अपन है ना इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें कि फेजेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो सबसे पहली फेज का नाम है, मेन जो हेडिंग्स है, प्रोग्राम डेवलपमेंट को कैसे प्रोग्राम को कैसे डेवलप करें। तो पहला अपना पॉइंट है प्रॉब्लम का एनालिसिस। दूसरा पॉइंट है डेटा एंड टास्क एनालिसिस। तीसरा पॉइंट है प्रोग्राम को डिजाइन करें। तो डिजाइन करेंगे तो कौन कौन से टूल्स की हेल्प लेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है एल्गोरिथम, दूसरा पॉइंट है फ्लो चार्ट, तीसरा पॉइंट है सूडो कोड। तो ये प्रोग्राम को समझने से पहले के है ना टूल्स कह दो कि अपन प्रॉपर वे में डायरेक्ट सोर्स कोड को लिख पाए और समझ पाए। तो कैसे लिख पाएंगे, कैसे है ना समझ पाएंगे। तो फिर एल्गोरिथम्स है, फ्लो चार्ट है, सूडो कोड है, ये अपने लिए ज़रूरी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो गया अपना कि पूरा कोड अपन लिख लेंगे। तो उसके बाद में ना कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे, तो सोर्स कोड का सिलेक्शन करेंगे अपन। तो सोर्स कोड कौन सी लैंग्वेज में लिखे तो यहाँ लैंग्वेज का सिलेक्शन होगा। लैंग्वेज में पूरा कोड लिख दोगे, फिर टेस्टिंग एंड डिबगिंग की फेज आएगी। फिर ये कंप्लीट हो गई तो फिर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में उसका मेंटेनेंस। तो ये प्रोग्राम डेवलपमेंट करने की डिफरेंट डिफरेंट फेजेज है, सबको याद होनी चाहिए। कोई भी अपन छोटे से छोटा प्रोग्राम लिखे है ना, या कोई भी सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करोगे तो इन्हीं फेजेज के थ्रू पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले अपन देखें प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या आता है। तो प्रॉब्लम एनालिसिस में अपन सबसे पहले देखें तो द वेरियस स्टेजेज इन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम का पूरा विश्लेषण करना। तो इसमें मेन जो आएगी स्टेप्स, प्रॉब्लम्स को पढ़ो, पढ़ के समझने की कोशिश करो है ना, और प्रॉब्लम को पूरा आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, रीडिंग द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स। अगर आपको रीडिंग करने में है ना कुछ समझ में आता है, प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन आपको अगर प्रॉपर वे में हो जाता है तो फिर आप है ना कोड लिख सकते हो। अदरवाइज अपन है ना कोड नहीं लिख पाएंगे। तो जैसे अपन को कोई भी क्वेश्चंस दे दे है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स दे दे, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोल दिया
फाइंडिंग GCD है ना ओब्लिक HCF ऑफ टू नंबर्स। तो आप है ना इसका कैसे सॉल्यूशन करोगे। अब सपोज आपको GCD की मीनिंग नहीं आती है, HCF की मीनिंग नहीं आती है, तो आप है ना प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना ही नहीं आएगा तो फिर आप प्रॉब्लम्स लिख ही नहीं पाओगे। तो आपको है ना यहीं पे स्टॉप होना पड़ेगा। तो अगर आपको रीडिंग करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, आ गई, समझ में आ गई, तो फिर आगे उसको स्टेप्स, कुछ आगे की स्टेप्स, आगे की फेजेज को यूज करो। तो सपोज अपन को GCD की मीनिंग नहीं आती है ना, या आती है, या HCF अपन समझते हैं। तो GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट है ना कॉमन डिवाइजर, या अपन HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का एक ही मतलब है। तो कोई भी दो नंबर अपन को देंगे, तो इन दो नंबर में से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन है ना फाइंड आउट करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो भी आपका कॉमन फैक्टर होगा बोथ नंबर को, विदाउट रिमाइंडर है ना, कुछ भी नहीं आना चाहिए, है ना, रिमाइंडर कुछ भी शेष नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर वैल्यू 0 आनी चाहिए आफ्टर डिवीजन। तो अगर अगर अपन है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होगा जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, तो वो GCD या HCF कहलाता है। तो अपन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑब्लिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया आपका GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया HCF of two number. The GCD of two integers x and y is the largest number that divides both of x and y without leaving a remainder. तो in the GCD user enters two numbers, और जैसे फॉर एग्जांपल GCD ऑफ 16 एंड 20, तो इसका 4 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 एक ऐसा नंबर होगा जो 16 को भी डिवाइड कर पाएगा और 20 को भी डिवाइड कर पाएगा। तो अगर बोथ नंबर डिवाइड हो जाता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो कम्प्लीटली डिवाइड कहलाएगा वो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन दूसरा ले, 43 है एंड 37 है, तो 43 और 37 में अगर अपन कॉमन फैक्टर देखें जो दोनों नंबर को डिवाइड कर पाएगा तो वो 1 ही होगा, क्योंकि ये 43 और 37 क्या प्राइम नंबर है, तो इसके कोई फैक्टर होंगे नहीं, फैक्टर नहीं होंगे तो ये 1 से डिवाइड कर पाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 ही होगा। यानी कि GCD इस दो नंबर का 1 होगा, GCD इस दो नंबर का 4 होगा, 16 का और 20 का। 4 एक ऐसा नंबर है जो 16 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है। तो अपन को GCD शुरू से अपन मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ये आपकी जो स्टडी हो जाती है 4th 5th क्लास में HCF आ जाता है अपना। तो HCF को अपन है ना GCD बोलेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए दो नंबर अपन को इनपुट में लेने होंगे और फिर अपन को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कैलकुलेशंस करनी होगी। तो अपन को मान लो कि GCD की मीनिंग आ गई, HCF को भी अपन आइडेंटिफिकेशन करना सीख गए। तो प्रॉब्लम्स को अगर आइडेंटिफिकेशंस कर आगे हो गया, तुमको प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना, तो फिर आगे की स्टेप्स में अपन फिर सेकंड स्टेप्स फॉलो करेंगे, डेटा एंड टास्क एनालिसिस। तो अब आप देखो कि GCD कैसे कैलकुलेट करते हैं या HCF आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो डेटा क्या लेके चलोगे, तो यहाँ पे इनपुट का डेटा, और फिर रिजल्ट किस में प्रोसेस करोगे, तो आउटपुट का डेटा। फिर आप है ना क्या क्या टास्क लेके इस पूरे मतलब इस लॉजिक को है ना एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो कितनी अपन टास्क बना पाएंगे। तो टास्क मीन्स यहाँ फंक्शंस है, कोई मॉड्यूल्स है या प्रोसीजर है, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन टास्क डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या तो डेटा लेके चले, डेटा का क्या टाइप होगा, डेटा की क्या साइज होगी, तो पूरा सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन होगा। अगर आपको ये आ गया है डेटा स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन करना, तो फिर उसमें वैल्यू लेके इनपुट इनपुट की वैल्यू फिर देन प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क बनेगी। तो टास्क को यहाँ फंक्शंस में कह सकता हूँ, या फिर आप है ना उसको प्रोसीजर कह सकते हो, या आप मॉड्यूल्स कह सकते हो। तो कोई भी अपन जैसे सॉफ्टवेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर में कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो हर मॉड्यूल्स का एक रोल हो गया। तो अपन डेटा एनालिसिस एंड टास्क का एनालिसिस करना अपन को आ जाना चाहिए। तो पहले तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफिकेशन करो, देन फिर डेटा एंड टास्क को पूरा एनालिसिस करो। तो अपन डेटा एंड टास्क में क्या लेके चलते हैं, तो देखें
डिफाइन सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर इन दीज स्टेज। तो यहाँ डेटा स्ट्रक्चर में पूरा डेटा से रिलेटेड पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि आपका डेटा क्या होगा, डेटा की साइज क्या होगी, डेटा का स्कोप क्या होगा। तो यह पूरे उसका सूटेबल डिक्लेरेशन आ जाएगा पूरा। तो ऑल रिक्वायर्ड डेटा मतलब इनपुट कि किसके बेस पे कैलकुलेशन बनाओगे, है ना। देन आउटपुट रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करोगे। तो या कंसिडरेशन इन दिस स्टेज डेटा नेम्स वेरिएबल्स कहलाते हैं, डेटा टाइप एंड डेटा साइज डिक्लेयर्ड इन दिस फेजेज। कोई भी काम करेंगे तो डेटा सूटेबल डेटा पहले लेके चलना पड़ेगा, सिंपल सी थ्योरी है। फिर टास्क का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो टास्क मीन्स है प्रोसेस। प्रोसेस होता है ना, रीड करो, डिस्प्ले कर दो, है ना, ये कैलकुलेट लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट कर दो, डेटा को सॉर्ट कर दो, डेटा को कोई पर्टिकुलर डेटा को इस लिस्ट में इंसर्ट कर दो। तो ये सब प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेसिंग स्टेप डिजाइन इन फंक्शंस, प्रोसेसिंग की कोई भी स्टेप होगी फंक्शंस में डिजाइन करोगे, है ना। ये फंक्शंस कर दो, प्रोसीजर कर दो या मॉड्यूल्स बनाओगे। तो हाउ मेनी फंक्शंस विच ऑपरेटेड इन डेटा यूज्ड इन प्रोग्राम कंसिडरेशन इन दिस फेज, कि आप कितने फंक्शंस यूज करोगे प्रोग्राम्स में। तो पूरा यहाँ कंसिडर अपन इसी फेज में करेंगे। ये सब कुछ डिसाइड होने के बाद फिर अपन, है ना, प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए ना प्रॉपर वे में, है ना, इजी वे में अपन प्रोग्राम लिख पाए। तो उससे पहले एक स्टेप्स होती है, फिर डिजाइन वाली स्टेप्स आती है। तो अपन डेटा एंड टास्क एनालिसिस का एग्जांपल देखें। अपना टाइटल ये चल रहा है फाइंडिंग जीसीडी ऑब्लिक एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे अपन डेटा लेके चलेंगे। तो दो तो इनपुट का डेटा होगा एक्स एंड वाई, और एक में अपन रिजल्ट को प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 16 और 20 लेके चला तो आपका रिजल्ट 4 आया। तो 16 का सेपरेट स्टोरेज चाहिए, 20 का सेपरेट स्टोरेज चाहिए, और रिजल्ट जो प्रोसेस होके आएगा उसका सेपरेट स्टोरेज चाहिए। तो मेरे को इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना, इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए तो मेरे को, है ना, ये वाले 3 डेटा तो लेने ही पड़ेंगे। तो उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप का डेटा होगा। जो कंटेनर होगा ना वेरिएबल का, वो इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, इनपुट के लिए अपन यूज करते हैं। आर किस लिए यूज किया, आउटपुट के लिए, ये रिजल्ट को स्टोर करेगा। तो आपको ये पूरा सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना आ जाना चाहिए। फिर ऑल डेटा वेरिएबल्स इंटीजर होगा, इंटीजर टाइप का होगा, एंड यूज्ड 2 बाइट, मतलब मेमोरी की जो साइज ऑक्यूपाई करेगा उस 2 बाइट या 16 बिट्स मेमोरी यूज करेगा एक डेटा। तो वी कैन यूज डिजाइन सेपरेट। फिर अपन, है ना, कोई भी एक मॉड्यूल्स लिखेंगे तो फिर अपन सेपरेट, है ना, उसकी कोडिंग लिख सकते हैं। जो लार्ज प्रोग्राम होगा स्मॉल छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना सकते हैं, ईच मॉड्यूल को इंडिपेंडेंट राइट कर सकता हूँ। तो इंडिपेंडेंट जो राइट करोगे वो फंक्शंस कहलाएगा। तो जैसे अपन यहाँ पे, है ना, कौन सी कैलकुलेशन करनी है अपन को, जीसीडी की। तो जीसीडी नाम से मैं एक फंक्शंस बना सकता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक जीसीडी नाम से एक फंक्शंस दे दिया। तो यहाँ पे लिख दिया जीसीडी, है ना, ये लिख दिया जैसे जीसीडी। ये 2 डेटा लेके काम करेगा और एक इंटीजर रिजल्ट देगा कि ये जीसीडी एक फंक्शंस है। ए और बी इसमें मैं फंक्शंस में वैल्यू पास करूँगा, फिर ये प्रोसेस करके एक इंटीजर रिजल्ट अपन को दे देगा। अब कैसे प्रोसेस करेगा, तो ये इसका एक पूरा लॉजिक हो गया। तो ये पूरा, है ना, ये एक मॉड्यूल कहलाएगा कि अपन काम करेंगे तो एक टास्क में, है ना, अपन डेटा डेटा के साथ में अपन क्या टास्क लेके चलें। तो अपन ये जीसीडी को कैलकुलेट करने की एक टास्क बना दी, तो इस टास्क का एक नाम दे दिया जीसीडी। जब भी मैं इस टास्क को कॉल करूँगा तो इसमें कुछ 2 वैल्यू पास करके फिर रिजल्ट इससे मैं कैलकुलेट करवा लूँगा। तो ये फंक्शंस कहलाएगा। तो इसे डिपेंड करेगा कि आप और भी क्या क्या फंक्शंस बनाने जा रहे हो। रीड का भी हो सकता है, डिस्प्ले का भी हो सकता है ना, और भी आपका सॉर्टिंग सर्चिंग मर्जिंग, ऐसे जो भी अपन को रिक्वायर्ड है वो अपने फंक्शंस बना के अपने प्रोसेस में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ मैं। तो ये वाला जो टाइटल हो गया, ये जो एग्जाम्पल है, तो ये टास्क हो गई। और ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया, ये आपका डेटा का सूटेबल डेटा का टाइप हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया ये। और फिर तीसरा अपना होता है कि ये सब अपन को समझ में आ गए। समझ में ये आने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। सपोज आपको जीसीडी की पूरी मीनिंग आती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या डेटा लेके इनपुट का चलूँगा,
आउटपुट में मैं क्या किस में रिजल्ट्स को असाइन करूँगा। तो ये सब क्लियर हो जाए, सब क्लियर होने के बाद फिर अपन ना डिजाइनिंग वाले उस पे आ जाएंगे फेज में। तो डिजाइनिंग में क्या सोचेंगे, तो द सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेवलपर मीन्स जब प्रोग्राम लिखिएगा, मेक्स यूज ऑफ टूल्स लाइक अल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट, है ना, एंड सूडो कोड। तो ये 3 टूल्स है डिजाइन करने के। प्रॉपर वे में अपन कोडिंग लिख पाए हैं कि अपनी कम से कम एरर हो, इजी वे में अपन को समझ में आ जाए, करेक्टली अपन कोडिंग लिख सकते हैं। तो अपन को पहले ये प्री टूल्स है समझने के लिए, अल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, टू डेवलप द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम। तो अब अल्गोरिथम्स क्या होता है, तो अल्गोरिथम्स को देखिए। अल्गोरिथम्स का मैंने सेपरेट वीडियो क्लासेस भी बना रखी है, तो आप उन क्लासेस से पूरा अल्गोरिथम्स को भी क्लियर कर सकते हो। तो अल्गोरिथम्स क्या है, तो कोई भी काम करें तो काम अपन कैसे करें, तो काम करने का ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है कि अपन काम कैसे कर पाएंगे। तो काम को है ना पूरा जो डिफाइन करेंगे, एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, तो इंस्ट्रक्शंस ही आपका अल्गोरिथम्स कहलाएगा। तो अल्गोरिथम्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स कॉल्ड अल्गोरिथम्स, स्टेप्स रिटर्न इन सीक्वेंस एंड फाइनाइट सेट होगा। ये जो स्टेप्स होगा एक सर्टेन स्टेप्स है ना, कंप्लीट फाइनाइट उस स्टेप्स में पूरा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो फिक्स एक लिमिटेशन होती है स्टेप्स लिखने की भी। तो अपना जो ये टास्क जो बनेगी, ये करीब 9 स्टेप्स में फिनिश हो जाएगी। तो इसकी 9 स्टेप्स में पूरी ये एक लॉजिक लिख दिया कि पहले स्टेप्स में स्टार्ट करो, फिर 2 नंबर को रीड करो, फिर इस प्रोसेस को ना 4th नंबर के स्टेप्स को रिपीट करते रहो, तब तक रिपीट करते रहो जब तक एक्स नॉट इक्वल वाई, एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल नहीं होती। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही होती है तो एक्स में से वाई को माइनस करेगा, अदरवाइज वाई में एक्स को माइनस करेगा, यहाँ पे वाई में से एक्स को माइनस करेगा, और फिर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो फिर ये जीसीडी निकल के आ जाएगा। तो ये एक लॉजिक हो गया इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। तो ये से एक सर्टेन स्टेप्स में पूरी प्रॉब्लम्स ओवर हो जाएगी, तो ये अल्गो कहलाएगा। अल्गो का मतलब होता है कि कोई भी काम करने का तरीका। तो तरीके को एक है ना स्टेप्स में लिखते जाओ और प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते जाओ, लास्ट में आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये अल्गो आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स अपन करेंगे तो पहले प्रॉब्लम्स को पढ़ो, फिर डेटा का पूरा एनालिसिस करो, फिर क्या क्या टास्क बनाना चाहोगे तो पूरे टास्क को डिफाइन करो, फिर टास्क को कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे, है ना, कैसे डिफाइन करें कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो एक सीक्वेंस में पूरी स्टेप्स को लिख दो। तो स्टेप्स को अगर लिख दोगे तो वो आपका अल्गोरिथम्स कहलाएगा, अल्गोरिथम कहलाएगा। तो हर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसका अपन को सबसे पहले एल्गोरिथम आना चाहिए। प्रॉब्लम्स कई प्रकार की हो सकती है, फिर एल्गोरिथम्स मान लो कि समझ में आ गया अपन को, तो फिर अपने पास और दूसरा तरीका है प्रॉब्लम्स को समझने का, कि प्रॉब्लम्स को अपन बेटर वे में समझ पाए, है ना। अपने है ना कोड लिखें तो बिल्कुल एक बार में कंप्लीट है ना आपका कोड परफेक्ट हो जाए, ये उसमें एरर नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर अपन को समझ में आ जाना चाहिए, तो अपने लिए इजी हो जाए कोड लिखना। तो फिर अपन अगर मान लो एल्गोरिथम से स्टेप समझ में नहीं आती तो फिर अपने पास दूसरा टूल्स है समझने का, प्रॉब्लम्स को पूरा एनालिसिस करने के लिए, डिजाइन करने के लिए दूसरा टूल्स है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट मतलब एक डायग्राम्स हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो ग्राफिकल वे में है ना, या डायग्रामेटिकल वे में या पिक्टोरियल फॉर्म में किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर समझा दोगे तो वो आपका फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने जो ये अल्गोरिथम्स लिखा है तो इस अल्गोरिथम्स को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर दो, है ना, या कोई भी प्रोग्राम है या प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस है उसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन दे दो, तो वो ये फ्लो चार्ट कहलाएगा। फ्लो चार्ट में फिक्स्ड सिंबल यूज होंगे, तो जैसे ये स्टार्ट, बिगिनिंग स्टार्ट, है ना, या ये क्लोजिंग आपका एंड। ये टर्मिनल बॉक्स है, जितना भी मैं इनपुट का डेटा लेने का, डेटा शो करने का, है ना, डिस्प्ले करने का, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जितने भी कंडीशन अप्लाई करूँगा तो ये डायमंड बॉक्स हो जाएगा। कोई भी अगर मैं प्रोसेस करूँगा तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, मतलब प्रोसेस बॉक्स हो जाएगा। तो अपने पास डेटा यहाँ से चलेगा, सबसे पहले शुरू करेंगे, फिर 2 वैल्यू लेके चलेंगे, फिर ये इफ़ कंडीशन चेक करेगा, एक्स इक्वल अगर वाई हो जाता है
कंडीशन के दो रिजल्ट होते हैं ना, एक एंट्री पॉइंट है इसका, दो एग्जिट पॉइंट है। कंडीशन यस हो गया तो ये ट्रू हो गई तो राइट कर देगा एक्स या वाई दोनों, क्योंकि इक्वल होंगे तो दोनों में से एक्स को प्रिंट करा दो या वाई को प्रिंट करा दो, और फिर ये एंड कर देगा। अगर नहीं होता है तो क्या करे, फिर ये डिसाइड करो एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। अगर एक्स ग्रेटर है तो वाई माइनस कर दो, और वाई ग्रेटर है तो एक्स को माइनस कर दो। तो दोनों में से एक स्टेप्स लेके चलेगा। अगर ये कंडीशन सही है तो एक्स में से वाई को माइनस करके एक्स को चेंज कर देगा, और अगर ये कंडीशन फेल है तो y में से x को माइनस करके y को चेंज कर देगा। तो ये चेंज करके एक नंबर को चेंज करके फिर इक्विलिटी को चेक करेगा। अगर ये कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो अपना प्रोसेस एंड हो जाएगा, राइट करके रिजल्ट को एंड कर देंगे। अगर ये फिर चेक करेगा, अगर मान लो कंडीशंस बराबर इक्वल नहीं हुआ, फिर ये डिसाइड करेगा कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है। तो ऐसे करते करते एक स्टेप्स ऐसी आएगी कि दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल होते ही अपन स्टॉप कर देंगे लॉजिक को। तो ये अपना है ना फ्लो चार्ट है। पूरे ये एरो जो एरो इंडिकेट करता है कि आपके एग्जीक्यूशंस का फ्लो कैसे हो रहा है। तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को कनेक्ट करोगे तो ये एरो यूज करते हैं अपन फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट की भी अपन वीडियो ट्यूटोरियल क्लास बहुत सारी बना चुका, तो आप फ्लो चार्ट का भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल से। तो फ्लो चार्ट का भी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अपने 6 वीडियो ट्यूटोरियल्स है। तो आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्यों जरूरी है, प्रोग्राम को बेटर बेटर वे में अपन समझ पाए, इजी वे में अपन लिख पाए कोडिंग को, तो अपन को फ्लो चार्ट आना चाहिए। तो ये एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का हो गया। टू ड्रॉ फाइंड जीसीडी ऑफ टू गिवन इंटीजर नंबर। अब तुम कहता है फ्लो चार्ट मेरे को आ गया। फिर तीसरा टूल्स क्या है, तो डिजाइनिंग का जो तीसरा टूल्स है सूडो कोड। अब तुम कहोगे ये सूडो कोड कहाँ से आ गया, तो ये सूडो कोड है ना एल्गोरिथम्स के जैसे ही होता है। अपन कोई भी स्टेप्स लिखते हैं कोडिंग की, तो अपन है ना जनरल नेचुरल लैंग्वेज में अपन स्टेप्स लिख देंगे। क्या पहले पूरी प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग को अपनी जनरल नेचुरल लैंग्वेज में लिख दो। तो जनरल नेचुरल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, फ्रेंच है ना, इटालियन हो गई, ऐसे बहुत सारी हो सकती है। तो अपन में इंग्लिश में अपन पूरे कोड को लिख देंगे तो सूडो कोड कहलाएगा। तो सूडो कोड क्या है, पी साइलेंट रहता है यहाँ पे, पी साइलेंट रहेगा तो अपन इसको बोलेंगे सूडो कोड, है ना, याद हो जाना चाहिए सूडो कोड। तो सूडो कोड इज ए प्रोग्रामिंग एनालिसिस टूल्स, है ना, ये प्रोग्राम को एनालिसिस करने का टूल्स है। फ्लो चार्ट भी प्रोग्राम को एनालिसिस करने का टूल्स है। एल्गोरिथम्स भी प्रोग्राम को एनालिसिस करने का एक टूल्स कह दो। विच अलाउ प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्राम लिखेगा उसको अलाउ करेगा टू प्लान प्रोग्राम लॉजिक, जो भी प्रोग्राम का पूरा लॉजिक है उसका पूरा प्लानिंग है, बाय राइटिंग द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस इन एन ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज। ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज अपनी इंग्लिश हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस को अपन जो लिखेंगे उन जनरल ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज में लिखेंगे, सच एज इंग्लिश। तो ये अगर आप पूरे प्रोग्रामिंग का जो पूरा लॉजिक है अगर उसको नेचुरल लैंग्वेज में लिख दोगे पूरे इंस्ट्रक्शंस को, तो वो आपका सूडो कोड कहलाएगा। तो सूडो कोड भी एल्गोरिथम्स के जैसे ही हो जाता है। तो अपन इसी प्रॉब्लम्स का सूडो कोड देखें तो सूडो कोड के लिए फिक्स टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे रीड करें, राइट करें, लूप चलाएं, सिलेक्शन करें, कंडीशनल स्टेटमेंट को अप्लाई करें। तो ये सेलेक्टेड स्टेटमेंट है, उन्हीं से अपन पूरा ये कोड लिख सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज में। अब अपन ने लिखा राइट, मतलब मैसेज प्रिंट करेगा तो डबल कोट्स में मैसेज डाल दिया। फिर रीड कर लिया अपन ने, रीड इनपुट के लिए अपन यूज कर रहा हूँ मैं। फिर ये डू वाइल है ना, एक लूप हो गया, रिपीटेशन का जॉब करेगा। कब तक करेगा, एक्स इज नॉट इक्वल वाई, एक्स वाई के इक्वल नहीं है तब तक है ना डू वाइल ये लूप चलाता रहेगा। अब कैसे पता चलेगा कितना लूप चलाएगा, तो डू वाइल का एंड डू होगा, एंड डू। तो ये जो पोर्शन है ये रिपीट करता रहेगा, है ना, जो ये पोर्शन अपन ने लिखा हुआ है, यानी ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है ये लूप के अंदर आएगा। फिर ये लूप के अंदर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है ना। तो ग्रेटर है तो एक्स में से वाई को माइनस करेगा, अदरवाइज वाई में से एक्स को माइनस करेगा, यहाँ पे एक्स को माइनस करेगा और एंड इफ कर देगा ना। इफ का एंड इफ होगा कि इफ यहाँ से चल रहा है या तो ये इसको लेके चलेगा, है ना, दोनों में से एक का सिलेक्शन करेगा। अगर ये कंडीशन फेल है तो एल्स को लेके चलेगा।
कंडीशन सही है तो एक्स में से एक्स वाई को माइनस करेगा, कंडीशन फेल है तो वाई में से एक्स को माइनस करेगा, वो माइनस करके फिर ये एन डू इस लूप पे आ जाएगा। अब ये लूप अगर मान लो फिर अगर ट्रू है कंडीशन कि एक्स वाई की इक्वल नहीं हुआ, तो फिर ये है ना चेक करेगा विच नंबर ग्रेटर एक्स और वाई, फिर उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेगा अपनी स्टेप्स को। तो ये तब तक है ना रिपीट करता रहेगा जब तक इक्वल नहीं हो जाए, इक्वल होते अपना रिजल्ट आ जाएगा और स्टॉप कर देंगे अपने प्रॉब्लम्स को। तो ये जो पूरा कोड लिखा है ये सूडो कोड का एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम में आ जाए तो सूडो कोड क्या है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। कई बार 4 नंबर में आ जाता है, कुछ जनरल एक छोटा सा कोई है ना एग्जाम्पल के लिए अपन से कह सकते हैं, तो एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो प्रॉपर वे में। अगर मान लो कि छोटा एग्जाम्पल देना हो तो कि विच नंबर लार्ज है ना, ये 2 नंबर को रीड करे, दोनों में से कौन सा नंबर लार्ज है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप बना सकते हो इसके बेस पे। तो सूडो कोड एक जनरल नेचुरल लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लॉजिक का पूरा है ना इंस्ट्रक्शंस हो गया एक तरह से। फिर अपना होता है कि ये सब आ गया अपन को, फ्लो चार्ट भी आ गया, सूडो कोड भी समझ में आ गया, अल्गोरिथम्स भी आ गया, पूरा प्रोग्रामिंग का पूरा है ना आइडेंटिफिकेशंस भी आ गया अपन को, डेटा का पूरा एनालिसिस भी कर लिया अपन ने। अब अपन ये सोचेंगे कि कंप्यूटर में अपन को कौन सी लैंग्वेज आती है। अब तुम मार्केट में देखोगे तो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पीएचपी है। कुछ बच्चे पीएचपी भी सीख रहे हैं, कुछ बच्चे जावा भी सीखते हैं, कुछ सी भी सीखते हो, कुछ सी प्लस प्लस भी सीखते हो। अब मैं कहता हूँ कि इस पूरे जो प्रॉब्लम्स का जो अपन ने पूरा डिजाइन किया एल्गोरिथम्स या फ्लो चार्ट या सूडो कोड, इसमें इसको है ना किसी प्रॉपर कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे तो वो तुम्हारा सोर्स कोड हो जाएगा। तो सोर्स कोड में क्या होता है, अपन को भी है ना उचित एप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में कोड लिखना है, जिससे कि अपन को मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले और फास्ट है ना एग्जीक्यूट हो अपना कोड। तो जो भी अपन सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो फिर ये डिसाइड अपन को करना होगा। तो अभी तक अपन ने जो सीखा है एल्गोरिथम्स, प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। अगर मान लो कि एल्गोरिथम से प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, बेटर वे में और समझना चाहे तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। अगर मान लो कि डायग्रामेटिकल भी नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा तरीका अपने पास सूडो कोड का है। सूडो कोड एल्गोरिथम्स वैसे सिमिलर टाइप के कोड हो जाते हैं। तो एक फिक्स नेचुरल लैंग्वेज में अगर अपन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के कोड को लिख दे तो वो आपका सूडो कोड हो सकता है। अब अपन सोर्स लैंग्वेज में कोड कैसे लिखते हैं, तो सोर्स कोड को देखें क्या होता है। वंस द डिजाइन प्रोसेस इज कंप्लीट, डिजाइन प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट हो गया, अल्गोरिथम्स फ्लो चार्ट है ना सूडो कोड तीनों अपन को आ गए, तो फिर क्या करते हैं अपन, द अल्गोरिथम्स कन्वर्ट इनटू एप्रोप्रिएट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एप्रोप्रिएट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जो भी तुमको उचित लैंग्वेज आती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, पाइथन एसेट्रा। तो ये जिसे अपन कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख देंगे वो सोर्स कोड कहलाएगा। तो कोई भी अपन हाई लेवल लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखोगे, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, तो वो आपका सोर्स कोड कहलाएगा। अब अपन ने ये जो कोड लिखा है जीसीडी का, ये मैंने एग्जैक्ट है ना सी लैंग्वेज में लिख दिया। अब सी लैंग्वेज का पूरे रूल रेगुलेशन आपको आने चाहिए, पूरा इसका प्रोग्राम का ना स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में एंट्री कैसे करते हैं वो आना चाहिए। तो अपन ने ये पूरा सी लैंग्वेज का ये कोड है। अब ये देखोगे सोर्स कोड ऑफ सी लैंग्वेज। अब एक क्या प्रोग्राम है जीसीडी कैलकुलेट करने का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये पूरा एक फिक्स रूल रेगुलेशन है। अपन ने सी लैंग्वेज के ऊपर भी कई सारी वीडियो ट्यूटोरियल क्लास बना रखी है। तो है ना प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो प्रोग्राम जो बनेगा सी लैंग्वेज का वो 3 डिफरेंट उससे मिलके बनता है, इंफॉर्मेशन से, ये पार्ट से। तो ये प्रोग्राम के 3 सेक्शन कर दो आप। एक तो आपका प्री प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर यूज होगा, प्रोग्राम है ना फंक्शंस का, प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस का कलेक्शन भी आएगा, प्रोग्राम्स के अंदर पूरे सी टोकन्स का मिक्सअप भी हो जाएगा। तो उन तीनों का मिक्सअप हो गया एक सी का प्रोग्राम बनेगा। तो अपन को ये देखें तो सबसे पहले जो अपन ने लिखा है ये डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो लिंकिंग का कहलाता है। ये जो एंट्री है ना ये इंक्लूड से लिखी हुई है, ये आपका लिंकिंग कहलाता है। ये वाली जो एंट्री है 2 लाइन,
फिर ये ना प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, फंक्शंस बनाऊंगा मैं, काम करूंगा। तो एक मॉड्यूल्स इसमें यूज करूंगा GCD नाम से, है ना, फंक्शंस बना के और फिर उसको मैं कॉल करूंगा। फिर ये एसेंशियल कंपलसरी फंक्शंस है, ये बिगिन हो गया, ये आपका ना वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है। फिर ये आपका इनपुट का पोर्शन हो गया यहाँ तक। फिर ये ना फंक्शंस कॉल हो गया। अब कॉल होने में ये एक्स और वाई को लेके जाएगा, एक्स वाई को लेके जाएगा तो इसमें आ जाएगा। फिर ये पूरी कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करके फिर ये आर में रिजल्ट को असाइन करेगा, फिर आर में ये प्रिंट कर देगा रिजल्ट को, फिर अपने पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेन यूनिट अलग है ना, इस मेन यूनिट से ये लिंक किया हुआ है, ये वाला कॉलिंग की हुई है ये सेपरेट यूनिट है, मेन की सेपरेट यूनिट है। तो ये आपके इंडिपेंडेंट पोर्शन है प्रोग्राम का जो GCD की कैलकुलेशन करेगा। इसको मैंने ना यहाँ पे कनेक्टिविटी दे रखी है, यहाँ कॉलिंग बोलते हैं इस क्रिया को। कॉलिंग में एक्स वाई इसमें आएगा, ए और बी में लेके पूरा काम करेगा। और फिर रिटर्न का मतलब होता है कि जहाँ से कंट्रोल आया वो कंट्रोल यहाँ से जंप करता है सीधा ही, फिर यहाँ आर में रिजल्ट को असाइन करेगा और आर को अपन यहाँ प्रिंट करवा देंगे। तो ये है ना एक पूरा सोर्स कोड हो गया। अब सोर्स कोड अपन को यहाँ से फिक्स रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनता है ये पूरा आपका सोर्स कोड है। तो आपको ये सोर्स कोड अगर आता है तो फिर है ना आगे क्या करें, तो सोर्स कोड को लिखने के लिए फिर अपन को किस में लिखें, रन कैसे करवाएं, प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे, है ना, फिर रन करने के बाद में रीडिंग कैसे देंगे, आउटपुट को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सोर्स कोड लिखने के बाद में फिर कंप्यूटर का रोल शुरू हो जाता है। फिर कंप्यूटर पूरा आपके पास सिस्टम्स होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें पूरे सॉफ्टवेयर डले हुए इंस्टॉल्ड होने चाहिए। फिर उसमें अपन जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम को चेक करेंगे, रन करवाएंगे कि सही भी है गलत है, रीडिंग क्या देगा। तो फिर अपने अपने पास है ना सी का कंपाइलर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। अब सी का कंपाइलर टर्बो C++, देव सी, है ना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, विजुअल कोड्स हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं जिसमें अपन फिलहाल जो यूज करेंगे टर्बो C++ 4.0 वो वाला वर्जन अपन यूज करेंगे। फिर अपने कंप्यूटर में पूरा प्रोग्राम को ना कंपाइलर को ओपन करो, तो कंपाइलर के साथ में एक एडिटर ओपन हो जाएगा। एडिटर में पूरी फाइल को टाइप करो, टाइप कर लोगे फिर सेव करो। सेव करने के बाद में फिर है ना उसको कंपाइलेशन करेंगे। अब कंपाइलेशन करेंगे तो फिर आगे की फेजेज का रोल शुरू हो जाएगा। तो आगे की फेजेज क्या होगी, फिफ्थ नंबर की फेज जो है वो है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब तुम कहोगे टेस्टिंग में क्या होता है, डीबगिंग में क्या होता है। तो टेस्टिंग एक प्रोसेस कर दो, टेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स, बग्स का मतलब एरर हो गई, और एरर्स इन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट इज डन मैनुअली बाय टेस्टर और कैन बी ऑटोमेटेड। तो टेस्टिंग में क्या होगा कि अपन प्रोग्रामिंग में कोई भी बग्स आएगी तो उसको पूरा चेक करते हैं अपन, या तो मैनुअली करो और जो कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर से जनरेट हो रही है उसका पूरा वेरिफिकेशन करो। तो अगर ये ओके है तो टेस्टिंग की फेज ओके हो जाएगी। तो टेस्टिंग में क्या करते हैं अपन, रिजल्ट्स का पूरा वेरीफाई करते हैं अपन, क्योंकि हो सकता है कि मान लो कि जो रिजल्ट्स अपन चाह रहे थे अपन को वो नहीं मिला, तो हो सकता है कोई फॉर्मूले में मिस्टेक्स हो। तो पूरे है ना एरर्स को चेक करो। फिर डीबगिंग क्या होता है कि एरर्स आएगी, प्रोसेस करेंगे, टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग के फेजेज में एरर्स आएगी। तो डीबगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द बग्स। कोई भी कहिए ना कि डीबगिंग क्या है, तो बग्स को फिक्स करना, फाउंड इन टेस्टिंग फेजेज। टेस्टिंग में कई सारी एरर्स आएगी, एरर्स एरर्स को अपन बग नाम देंगे BUG, और बग को डिटेक्ट करो एंड करेक्ट देम, मतलब गलती कहाँ आ रही है उसका उसको चेक करो और उसका करेक्शन करो। तो वो आपका डिबगिंग वर्ड कहलाएगा। तो डिबगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द बग्स फाउंड इन टेस्टिंग फेजेज, टेस्टिंग फेज कर दो। प्रोग्रामर और डेवलपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिबगिंग एंड इट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। तो सिंपल सा है कि टेस्टिंग में एरर्स हो सकती है, फिर एरर को डिटेक्ट करके फिक्सिंग करना, टेस्टिंग की फेज में जो एरर आएगी उसको फिक्स करना है, डिबगिंग कहलाएगा। मतलब फिर मेन होता है कि अपना टेस्टिंग भी कंप्लीट है, डिबगिंग का कंसेप्ट भी पूरा क्लियर है। फिर अपना लास्ट होता है 6 नंबर पे डॉक्यूमेंटेशन। तो ये भी प्रोग्राम का एसेंशियल पार्ट है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज ए वेरी एसेंशियल स्टेप इन द प्रोग्राम
डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प द यूजर्स, जो मतलब कोड लिखेगा, एंड द पीपल हु मेंटेन द सॉफ्टवेयर। फिर मतलब जो भी है ना सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो वो यूजर हो जाएगा, एंड द कोई भी पीपल या कस्टमर्स हो सकता है, हु मेंटेन द सॉफ्टवेयर। दिस एंश्योर्स द फ्यूचर modifications if required can be done easily. Also it is required during redesigning and maintenance। कोई भी अपन को प्रोग्राम में कोई भी है ना करेक्शन करना हो तो फिर डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं अपन। तो ये यूजफुल एंट्री होती है हर प्रोग्राम में, एसेंशियल एंट्री है ये। फिर लास्ट फेज होती है अपनी 7th नंबर पे मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में सॉफ्टवेयर का पूरा रख रखाव आ जाएगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर मान लो करप्ट हो गया है ना, या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से मान लो कंप्लीट है ना डिस्ट्रॉय हो गया या किसी ने उड़ा दिया, तो फिर वो उसको अपन कैसे उसको रिकवर्ड करें। तो फिर यहाँ पे है ना मेंटेनेंस की फेज चलेगी। कोई भी करेक्शन करना हो किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में या रिजल्ट्स में कोई चेंजेज हो गए तो फिर वो अपडेटिंग का कंसेप्ट आ जाएगा। तो अपडेटिंग एंड करेक्शन ऑफ द प्रोग्राम फॉर चेंज्ड कंडीशंस एंड फील्ड एक्सपीरियंस इन अकाउंटेड फॉर इन मेंटेनेंस। तो ये मेंटेनेंस का सबसे लास्ट फेजेज हो जाती है। तो इस 7 फेजेज को लेके अपन पूरा है ना सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो आपको ये पूरी फेजेज आ जानी चाहिए। तो आपका मेन जो है ना ये माइंड में रहना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे डेवलप करें। तो प्रॉब्लम एनालिसिस में रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सूटेबल डेटा का स्ट्रक्चर, पूरा क्या क्या टास्क या जॉब बनाओगे है ना, कितनी जॉब में एक प्रोग्राम को कर पाओगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क बनेगी। तो इन हर टास्क को इंडिपेंडेंट राइट करेंगे। तो ये टास्क जो बनाएंगे अपन वो फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर कैसे डिजाइन करें, तो कैसे के लिए फिर आपके पास 3 ये है डिजाइनिंग के टूल्स है, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट, सूडो कोड। प्रोग्राम को लिखने से पहले ये प्री स्टेप्स कह दूँ है ना, ये अगर आती है तो फिर डायरेक्ट फिर आप सोर्स कोड का सिलेक्शन कर लो। सोर्स कोड में अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे। सोर्स कोड लिखने के बाद में फिर आपके पास है ना उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाएं कोड को। तो फिर कंप्यूटर में पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए अवेलेबल। फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ये वाली फेज चलेगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर मेंटेन होगा। तो ये पूरी फेजेज है। तो कोई भी प्रॉब्लम्स को अपन सोल्व करेंगे इन्हीं फेजेज की हेल्प लेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। आपको अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के पर भी आप है ना क्लिक कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।